कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तब कहीं जा कर के स्थिति संभलेगी। दूसरी बात है चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। चुनाव में अत्यधिक गंभीर दोष धन की बढ़ती हुई भूमिका के कारण के रूप में सामने आया है और हमारे कानून निर्माता इस बात के प्रति सचेत थे। समय समय पर चुनाव में खर्च की सीमा को निर्धारित किया गया है और जैसे जैसे स्थिति में परिवर्तन आया है इसको बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। तो जिसमें कि ये कहा गया कि अभी वर्तमान समय में बड़े राज्यों में जैसे लोकसभा का चुनाव होगा और बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए तक ये खर्च कर सकते हैं और छोटे राज्यों में 54 लाख तक ये व्यय कर सकते हैं। पहले 22 लाख था, 22 लाख से बढ़ा करके इसको 54 लाख किया गया है राज्यों की स्थिति में, छोटे राज्यों की स्थिति में, और 70 लाख अभी बड़े राज्यों के लिए किया गया है लोकसभा चुनाव में। पहले इसकी सीमा 40 लाख के करीब थी। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता है और छोटे राज्यों में इसकी सीमा जो है वह और भी थोड़ी सी कम है इससे। तो ये विधानसभा के संबंध में रहा है। तो देखते हैं कि इनके लिए ये भी तय किया गया है कि इनकी सुरक्षा राशि जो है 25,000 रुपये सुरक्षा राशि इनको जमा करना चाहिए और यदि कुल मतों का 6वां हिस्सा यदि ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इनकी राशि जो है वह लैप्स हो जाएगी। तो ये है जिससे कि चुनाव के खर्च में कटौती की जा सके और बहुत ज़्यादा इनका ऑडिट भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये राशि खर्च करके जनता को प्रलोभित न करें, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि धन का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वोटर्स भी आज कितनों भी आप उनको जागरूक करो, वोटर्स भी आजकल धन के प्रलोभन में आ जाते हैं और जो ज़्यादा खर्च करता है उनको ही वह वोट देते हैं। तो इससे सही प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि राजनीतिक दलों के आय व्यय के विवरण की विधिवत जांच। इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दलों के लिए प्रतिवर्ष लेखा परीक्षक जो नियुक्त किया गया है उसमें प्रकाशित करना अपने खर्च को राजनीतिक दलों के द्वारा अनिवार्य है, जिसमें आप अपने आय का स्रोत भी बताएं और व्यय कहाँ पर आपने किया है उसके संबंध में। और यदि कोई भी उम्मीदवार अनियमितता बरतता है इसमें या लापरवाही करता है तो उसके प्रति चुनाव आयोग का दृष्टिकोण कड़ा होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था। वर्तमान समय में हम ये देखते हैं कि 1 अरब से अधिक की जनसंख्या हो गई है और मतदाता भी जहां पर 90 करोड़ के आसपास हैं, तो ऐसी स्थिति में बार बार चुनाव कराना बहुत मुश्किल होता है। और जब चुनाव कराते हैं तो आप लोग खुद देखते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी, आपके कॉलेज के प्राध्यापक भी सभी लोग क्या होते हैं, चुनाव कार्य में रत होते हैं। बहुत सारे कार्य का हर्जा तो होता ही है, नुकसान होता है, और उसके साथ ही कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो अब ये है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना चाहिए। जैसे ही 4 वर्ष व्यतीत हो जाता है और उसके आधार पर फिर लोकसभा अथवा राज्यों के लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए मतलब व्यवस्था की जानी चाहिए। ये है चुनाव खर्च का भार पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा वहन करना। इस संबंध में सबसे प्रमुख सुझाव यह दिया गया है कि चुनाव खर्च का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से भार जो है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। और ये 14 जनवरी 1999 को गठित इंद्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उनके द्वारा दिया गया था। और मतलब लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि ये संभव नहीं हो पाता है। सिफारिश जरूर की गई है इस बारे में। विश्व के कुछ देश हैं जैसे कि स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देश में चुनाव का खर्च राज्य सरकारों के द्वारा वहन किया जाता है।
फिर भी पूरी तरह तो नहीं अपनाया जा सकता, मगर पोस्टर है, पोस्टर छपवाना, जीप पम्पलेट बंटवाना और चुनाव प्रचार की सुविधाएं प्रदान करना, ये तो सरकारों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें बढ़ती हुई धन की जो प्रवृत्ति है लोगों की उसको रोका जा सके, या उटपटांग ढंग से इनके द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जाता है उसको रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि आप लोगों ने ये देखा होगा कि अक्सर जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन अपनी गाड़ियाँ लेकर के ये सारे उम्मीदवार वहाँ पर पहुँचते हैं और जनता से कहते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। कम से कम मतदाताओं को चुनाव स्थल तक पहुँचाने का कार्य भी जो है वह सरकारों के द्वारा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रशासन के द्वारा इसको किया जाना चाहिए। तो जब अगर कहीं इस प्रकार का हम लोग कार्य करते हैं या हमारे देश की सरकार करती है तो क्या होगा कि काले धन का जो प्रभाव है ना उसको रोका जा सकेगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, और मतदाताओं में गहरी राजनीतिक जागरूकता आएगी और उसको अपना करके उनके द्वारा जो राजनीतिक दलों के द्वारा धन की भूमिका अपनाई जाती है उसका विरोध किया जा सकेगा। इसके बाद आती है बात चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग, मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली मतदान। चुनावों की यह अत्यंत गंभीर त्रुटि है कि वर्तमान समय में मसल्स पावर का बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, मतदान केंद्रों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जगहों पर तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, और हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में भी स्थिति लगभग यही है। तो चिंताजनक बात यह देखने को आई है कि बाहुबल की शक्ति और हिंसा का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चुनाव आयोग ने इसको रोकने के बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं, जैसे कि जाली मतदान को रोकने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र देने की व्यवस्था की है। संवेदनशील जगहों पर उनके द्वारा अर्धसैनिक बल भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग 2003 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में मतपत्रों को चिन्हित करने की पद्धति के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर समस्त आग्नेय अस्त्र और हथियार लाने ले जाने पर और शराब पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। फर्जी मतदान और धांधलियों को रोकने के लिए उनके द्वारा कठोर व्यवस्था की गई है। 2004 में लोकसभा के अंतर्गत पहली बार बिहार के छपरा संसदीय क्षेत्र में संपन्न हुए चुनाव को रद्द करवाया गया और 31 मई 2004 को पूरे संसदीय क्षेत्र में अत्यधिक कठोर निगरानी से पुनर्मतदान भी कराया गया। तो ये सब जो है मतदान में बाहुबल का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग और मतदान केंद्रों पर कब्जा और जाली वोट को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जाली मतदान को भ्रष्ट आचरण का नाम भी दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर निर्वाचन को अवैध भी घोषित कर देना चाहिए। निर्वाचन कानून में ऐसा संशोधन भी जरूरी है। हिंसा और बाहुबल की शक्ति को भी रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई व्यक्ति इस तरह के मामले में संलग्न रहता है तो उसको 6 माह या अधिक से अधिक 1 वर्ष की अवधि में उस पर निर्णय करना अनिवार्य है। इस प्रकार की याचिका यदि अदालत में आती है तो, और दोषी पाए गए जो व्यक्ति हैं उनको 10 वर्ष या उससे भी अधिक अवधि के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अवैध घोषित कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और यदि किसी कर्मचारी पर अपराधी तत्व के साथ सहयोग करने या उसके प्रति ढिलाई बरतने का आरोप लगा है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके आधार पर हम जो गलत ढंग से मतदान होते हैं उस पर मतलब नियंत्रण लगा सकते हैं। चुनाव में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी और परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण, ये देखा जा रहा है वर्तमान समय में समस्त चुनाव व्यवस्था में अपराधी तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी आ गई है। और आज तक का एक रिपोर्ट रहा है जिसमें वर्तमान समय में जो संसद में आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो व्यक्ति हैं उसमें 34 मतलब 2019 में संसद में 29% दागी उम्मीदवार हैं या प्रतिनिधि हैं और 159 पर तो आपराधिक प्रकरण भी
चल रहा है। तो देखिए कि चुनाव में ये अपराधी तत्व जो है ये निरंतर आ रहे हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इनके पास पर्याप्त संसाधन है, मगर इसमें कोई रोक नहीं लगाया जा सक रहा है। बहुत सारे तर्क सामने आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है स्थिति खराब तो होगी ही। फिर है चुनाव याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक विलंब। कई बार हम ये देखते हैं कि चुनाव याचिका लगाई जाती है। मान लीजिए किसी को कोई लगता है कि गलत ढंग से चुनाव हुआ या उसके साथ कुछ गलत हुआ, या कई बार क्या होता है किसी को परेशान करने के उद्देश्य से भी इस तरह की चुनाव याचिकाएं लगाई जाती हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन चुनाव याचिका यदि आई है तो उस पर अत्यधिक विलंब नहीं होना चाहिए। चुनाव याचिकाओं पर 6 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक विचार करें और उसके बाद उन याचिकाओं का निराकरण कर देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की एकल पीठ की स्थापना की जानी चाहिए इसमें, और तभी कुछ रोक लगाने की आशा की जा सकती है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या, वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या जो है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो इन संख्या पर भी क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और सुरक्षा राशि जो है ना उसको बढ़ा देना चाहिए। अभी 25,000 रुपये सुरक्षा राशि है जो कि डाले गए मतों का 6वां हिस्सा यदि कोई उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको ये सुरक्षा निधि वापस नहीं होती। इसको कॉशन मनी भी बोलते हैं कि कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशी जो है वो प्रत्याशी बनता है ना तो 25,000 रुपये वो जमा करता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा मतदाता सूचियों में भी भारी गड़बड़ी नवंबर-दिसंबर 2013 और वर्तमान समय भी हम देख रहे हैं कि मतदाता सूची परिसीमन आयोग के द्वारा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है और मतदाता सूचियां भी बनाई जाती हैं। तो बहुत ही काट छांट उसमें किया जाता है, गड़बड़ियां पाई जाती हैं। कई बार मतदाता सूची में ऐसे लोगों का नाम होता है या तो उस नाम के व्यक्ति ही नहीं होते या फिर उनकी मृत्यु भी हो गई होती है, तो भी उस पर बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं किया जाता। वर्तमान समय में अपने कॉलेज में भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है और मतलब उसको चलाते आप लोग भी ने उसमें सहयोग प्रदान किया है, और फिर भी कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो इन गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अत्यधिक लंबा चुनाव कार्यक्रम और प्रक्रिया, देखते हैं कि चुनावी वर्ष जो होता है ना बहुत लंबा होता है। 4-4, 5-5 चरणों में चुनाव होते हैं। पूरा भारतवर्ष और राज्य जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो मतलब ये जो 4-4, 5-5 चरणों में चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं। कोशिश होना चाहिए कि ये जितनी ज़्यादा तत्परता से जल्दी से निपट जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के लिए भी कुछ सिफारिशें की है, तो जिसमें ये है कि उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या से चिंतित चुनाव आयोग का सुझाव है कि नामांकन के साथ जमानत राशि में पुनः वृद्धि करके उसको दोगुना कर दिया जाए। दल बदल अधिनियम के अंतर्गत सांसद विधायकों की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और पीठासीन अधिकारी के बजाय चुनाव आयोग को देने का सुझाव दिया गया है। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी भी प्रत्याशी के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। नोटा का भी प्रावधान रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2013 में अपने निर्णय में मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का अधिकार प्रदान किया है तथा निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से उम्मीदवार के नामों के नीचे में नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आवश्यक प्रावधान करे। और हालांकि इसके द्वारा ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, मगर फिर भी मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके वोट देने नहीं आते हैं, और एक जागरूक मतदाता का ये दायित्व होता है कि वह वोट जरूर दे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इन समस्त चीज़ों को
अपना करके, बातों को अपना करके मतदान में जो चुनाव व्यवस्था में जो बुराइयां आई हैं उसको सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।